हेलो विद्यार्थियों, मैं श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट थर्ड में। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज से पहले की क्लासेस में हमने मेटल कॉम्प्लेक्स बनने के थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब उन थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के द्वारा हमें उन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में हमें पता नहीं चलता है। यानी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स उनकी स्टेबिलिटी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करता है, लेकिन वो यह जानकारी प्रदान करने में असमर्थ रहता है कि वो अभिक्रिया किस क्रियाविधि से होकर गुजरती है। यानी जो रिएक्टेंट से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊष्मागतिक अध्ययन में हमें यह जानकारी नहीं मिलती कि कोई भी अभिक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है तथा उसकी क्रियाविधि क्या है। इससे हमें यह भी पता नहीं चलता कि अभिकर्मक से जो उत्पाद बनते हैं उसमें ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है और अंतिम उत्पाद के निर्माण में कोई भी रिएक्टेंट किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अर्थात किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसके बारे में थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स कुछ भी नहीं कहता है। और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ये भी नहीं बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम स्थापित होता है वो किस वेग से स्थापित होता है। तो अभिक्रियाओं का जो गतिज पक्ष है यानी जो काइनेटिक एस्पेक्ट्स है उससे हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तथा उस अभिक्रिया की मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है, जो उसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स के बारे में थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देता है। एक साधारण केमिकल रिएक्शन को एक समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप सबने आज तक पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हो ये चीज़ें, जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक सूत्र में लिखा जाता है। और जब हम उस समीकरण को देखते हैं तो एक प्रथम दृष्टया ये हमें लगता है कि जैसे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स उसमें बन रहे हैं वो सीधे ही एक ही पद में उनका निर्माण हो जाता है। यानी उनके मध्य किसी भी प्रकार की जो इंटरमीडिएट अगर है तो वो एक जो रिएक्शन है उन इंटरमीडिएट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। लेकिन एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में सभी अणु अथवा आयन के या उनके सही निर्माण क्रम की जानकारी उसमें अपेक्षित है, चाहे वो कितने भी अस्थायी हों तथा अंत में उत्पाद के रूप में वो प्राप्त होते हों अथवा नहीं होते हों। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सुनिश्चित तथा पूर्ण क्रियाविधि की जानकारी बहुत कम मिल पाती है। लेकिन जो क्रियाविधि शब्द अब हमें क्या बतलाता है कि किसी वस्तु किस प्रकार से कोई वस्तु किस प्रकार से कार्य करती है। और क्रियाविधि से हमें ये भी पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन किस पथ से आगे बढ़ रही है। तो वास्तव में अधिकांश अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती हैं जिनके अंदर इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स बनते हैं और नॉर्मली ये सभी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक से अधिक स्टेप में संपन्न होती हैं। अतः किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि से ये आशय है कि उस अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती यौगिकों की पहचान करना तथा उनकी क्रियाशीलता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करना। अब संक्रमण तत्वों के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो रिएक्शंस हैं उनको 4
कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है रेसिमाइजेशन रिएक्शन, रेसिमीकरण अभिक्रिया। दूसरी है इसमें एसिड बेस रिएक्शंस, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। थर्ड है रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। और फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये सब नाम आपने आज से पहले बहुत भली प्रकार से पढ़ा है, इनको आपने जाना है और इन्हें समझा है। अब ब्रीफ में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, आज जानकारी दे रही हूँ कि रेसिमाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती हैं, रिडक्स रिएक्शंस क्या होती हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। अब रेसिमाइजेशन रिएक्शंस, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे यौगिकों के संरचनात्मक परिवर्तन के कारण ध्रुवण घूर्णक समावयवों के रैसिमिक मिश्रण तैयार होते हैं। यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात तो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनके रैसिमिक मिक्सचर प्राप्त होते हैं। अब रैसिमिक मिक्सचर के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी उसके बारे में आपने उस समय अच्छे से पढ़ा था। तो ये वे अभिक्रियाएं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती हैं तथा इनके जो मध्यवर्ती बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। यानी जो रैसिमिक मिक्सचर यहाँ पर जो बनता है वो वास्तव में SN1 क्रिया विधि द्वारा मुख्य रूप से संपन्न होने वाली रिएक्शंस होते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। सेकेंड रिएक्शन है इसमें, वो है एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। अब लुईस ने इसमें एक अपनी डेफिनेशन दी है। तो लुईस के डेफिनेशन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो पदार्थ होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें बेस कहते हैं। तो एक सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं A+B और AB जो प्रोडक्ट बनाया है वो आप एरो देख रहे हैं B से A की ओर है, यानी B के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको A को उसने डोनेट कर दिया है और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो यानी A यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी एक अम्ल की भांति ये कार्य कर रहा है। और दूसरा B यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है जिसको लिविस की डेफिनेशन में बेस कहा जाता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन जिसमें हम इसकी एसिड बेस रिएक्शन को शो कर रहे हैं। तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर हम देखें तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में M रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी लुईस की डेफिनेशन में वो एसिड है, और L लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो बेस है। और लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है और उनके बीच में एक उपसह संयोजक बंध बनता है और मेटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कहलाती हैं एसिड बेस रिएक्शंस। थर्ड जो रिएक्शंस की कैटेगरी है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये अति सामान्य प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ऑक्सीकरण अपचयन होता है। जो केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण या अपचयन के साथ साथ उसके उपसह संयोजन क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेट स्फीयर में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी ऐसा हो सकता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो फिनोमेना उस अभिक्रिया के दौरान जो संपन्न होता है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है
ये ज़रूरी नहीं कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने उनके अंदर उसकी समन्वय संख्या में कोई परिवर्तन आए। वो पहले वाली समन्वय संख्या जो रिएक्टेंट में थी वही भी रह सकती हैं, और कई बार उन समन्वय संख्या में परिवर्तन भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन की प्रकृति पर, भाग लेने वाले मेटल और लिगैंड की प्रकृति पर। तो बहुत से ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस आयन होते हैं जिनके मिश्रण से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, लेकिन धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, फेरिसायनाइड आयन और फेरोसायनाइड आयन के मिश्रण में यदि फेरोसायनाइड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर फेरिसायनाइड में प्रवेश कर जाता है तो अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी, जिसमें केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी जो आयरन है इसके अंदर, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसके अंदर उसके कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी उसकी समन्वय संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है। डिपेंड करता है मेटल और लिगैंड की प्रकृति पर। चौथी और अंतिम जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कॉम्प्लेक्स के धातु अथवा लिगैंड के स्थान पर क्रमशः अन्य धातु या लिगैंड आ जाता है, यानी प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक धातु या किसी लिगैंड को किसी अन्य धातु या अन्य लिगैंड से उसको रिप्लेस कर देना। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इन अभिक्रियाओं की ये विशेषता होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस की समन्वय संख्या में परिवर्तन नहीं आता है। किसी कॉम्प्लेक्स के दो अवयव होते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मुख्य दो अवयव होते हैं। केंद्र में धातु आयन होता है उसके, और जो कि चारों ओर से लिगैंड से घिरे रहते हैं। धातु धनावेशित होता है, लिगैंड में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो डोनेट करता है सेंट्रल मेटल धातु को, और वहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसमें बनता है। तो जो कार्बनिक यौगिक, उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए काम में ली जाने वाली यूजेज तथा इन गोल्ड द्वारा प्रस्तावित नामकरण पद्धति के आधार पर धातु को इलेक्ट्रोफिलिक तथा लिगैंड को न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनको भी दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली है मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरी है यहाँ पे लिगैंड सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी मेटल सब्स्टिट्यूशन है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगी, और अगर लिगैंड सब्स्टिट्यूशन है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने काइनेटिक एस्पेक्ट्स क्या हैं तथा रिएक्शंस को चार भागों में विभाजित किया गया है, ये हमने पढ़ा। रेसिमाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन तथा अंत में था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।